आइए आज हम लोग इतिहास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा जानकारी कर लें गुप्त काल के बारे में, गुप्त एम्पायर के बारे में। पीछे हम लोगों ने देखा कि मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में दो महत्वपूर्ण साम्राज्य सातवाहन और कुषाण बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हुए। सातवाहनों ने दक्कन दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया और वहाँ रोमन साम्राज्य के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के चलते व्यापारिक शक्ति प्राप्त करते हुए राजनीतिक रूप से एक एकता स्थापित की और आर्थिक समृद्धि की एक नई ऊंचाई को छुआ। इसी तरीके से कुषाणों ने उत्तर में कुषाणों ने इसी तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीछे हमने पढ़ा किस तरीके से जो रेशम का मार्ग था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और कुषाणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन तीसरी शताब्दी के मध्य तक आते आते ये सातवाहन और कुषाण दोनों जो है इनका अंत हो गया। यही इतिहास की नियति है, सत्ताएं और साम्राज्य आते जाते रहते हैं और इतिहास की यही सबसे बड़ी सीख है कि मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ भी शाश्वत नहीं है, दर्शन में ही नहीं बल्कि इतिहास भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा। मौर्य साम्राज्य कितना विशाल और भव्य साम्राज्य था। उसके बाद आपने देखा कुषाण आए, इनकी कई शाखाएं आई, सातवाहनों को देखा आपने, पीछे पड़ा। लेकिन तीसरी शताब्दी के मध्य तक आते आते ये दोनों साम्राज्यों का अंत हो गया और ईरान शासकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से पे आगे आकर के इन गुप्तों ने अपना शासन कर लिया। अब सवाल उठता है कि गुप्त थे कौन? और हाँ, याद रखें कि इस गुप्त वंश ने चौथी पांचवी शताब्दी तक इन गुप्त वंश ने चौथी पांचवी शताब्दी तक उत्तर भारत पर एक छत्र राज किया। अब सवाल उठता है कि ये गुप्त थे कौन? जो हमारे धर्मशास्त्र हमें बताते हैं, अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। ब्राह्मण कौन सी उपाधि धारण करते थे? सरमन की उपाधि धारण करते थे। ब्राह्मण जो है वो सरमन की उपाधि धारण करते थे। उसी तरीके से क्षत्रिय जो है वो वर्मन की उपाधि धारण करते थे। सरमन का अर्थ क्या होता है? सरमन का अर्थ होता था मांगलिक और वर्मन का अर्थ सशस्त्र। और इसी तरीके से जो वैश्य होते थे वो गुप्त या गुप्ता उपाधि धारण करते थे। इसका जो अर्थ था वो संरक्षित होता था। इसी तरीके से जो चौथा वर्ण था शूद्र, ये दास या सेवक उपाधि धारण करते थे। तो गुप्त जो है मुख्यतः क्या थे? ये माना जाता है, एक मान्यता है कि गुप्त जो है वैश्य थे। गुप्त कौन थे? वैश्य थे। कुषाणों के सामंत थे। आप देखे होंगे कि राजा कभी वंशानुगत होता था तो उनके बेटे ये उत्तराधिकारी होते थे। कभी आपने देखा कि सेनापति ने हत्या करके, या जो राजा के जो आसपास के लोग हुआ करते थे वो कभी सत्ता संघर्ष में शामिल हो जाते थे। तो जैसे यहाँ पे जो कुषाणों के सामंत थे, ये गुप्त जो थे ये कुषाणों के सामंत थे और इन्होंने मौका पा करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखा था किस तरीके से बेदत की हत्या की गई थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उनके सेनापति थे, विश्वस्त थे। तो इस तरह की अनेक घटनाएं आप पढ़ चुके हैं पीछे, यहाँ दोहराना उचित नहीं है। तो ये गुप्त कौन थे? ये गुप्त वैश्य माने जाते हैं और ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक। और तीसरी सदी के अंत में अगर आप देखें तो ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार, इनका जो केंद्र था ये प्रयाग था। ये प्रयाग के चारों आसपास इन्होंने अपना एक मजबूत शासन स्थापित किया। और कुषाणों से इन्होंने क्या सीखा? अच्छा, अगर आप देखेंगे उत्खनन, अगर जो उत्तर प्रदेश बिहार से जो उत्खनन हुए हैं, उस उत्खनन में कुषाण काल की सामग्री जो मिली है उसके तुरंत बाद जो है गुप्तों के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे लगता है कि कुषाण के बाद जो है तुरंत गुप्तों ने जो है इस विशाल भूभाग पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और कुषाणों से उन्होंने जैसा बताया कि काठी, लगाम और ये बटनदार कोट, पतलून और जूता, ये सारी चीजें जो थी, काठी जीन कहते हैं आप जिसे, काठी, लगाम
और बटन वाली बटन वाली लंबी कोट, पतलून और जूता, ये सारी चीजें कुषाणों से गुप्तों ने सीखी। और अब पहले इस कुषाणों के आने के पहले जो युद्ध हुआ करता था वो रथ पे हुआ करता था। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध, देखा है ना, महाभारत के युद्ध में आप देखे होंगे हाथी और रथ, योद्धा जो है हाथी पे बैठ के लड़ा करते थे, या चैरियट रथ हुआ करता था। लेकिन कुषाणों के आगमन के चलते, जब से काठी आई, लगाम आया और लंबी बटन वाली कोट आई, पतलून आई, जूता आया, इन सारी चीजों के चलते घुड़सवारी का प्रचलन हुआ और योद्धा जो है घोड़े से लेकर युद्ध लड़ने लगे। ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल से रथ समाप्त हो गया हो। आपने एक शब्द सुना होगा महारथी, आज भी आप सुनते हैं ना, लोग कहते हैं अरे यार तुम तो बड़े महारथी हो। महारथी यानी रथ पर युद्ध लड़ने वाला। शब्द कहां कहां से चला आता है, जरा आप सोचिए कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ना कि अरे यार ये तो बड़े महारथी हैं। तो महारथी मतलब रथ पर लड़ने वाला जो योद्धा होता था उसे महारथी कहते थे। तो गुप्त काल में कुछ राजाओं के उल्लेख मिलते हैं जिनको कहा गया कि ये महारथी थे। महारथी का तात्पर्य, इसका अभिप्राय ही हो गया कि ये रथ जो है, ये युद्ध जो है रथ पे बैठ के लड़ा करते थे, मगर ये धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इससे इनका जो संचरण था, इनकी जो घूमने, इनकी जो मोबिलिटी थी वो ज़्यादा इफेक्टिव हुई और युद्ध लड़ने में इन्हें सहूलियत हुई। तो ये सारी चीज़ें, और एक बड़ा कारण ये भी था कि जो गुप्त साम्राज्य स्थापित करने का जो कारण था, वो एक तो पहला था कि आर्थिक कारण में अगर आप देखें तो मध्य गंगा के मैदान पे कृषि उपज अच्छी होती थी, दक्षिणी बिहार से आयरन ओर आ जाता था, और उत्तर में इनका उन लोगों के साथ संपर्क था जो कि सिल्क रूट यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था उससे रोमन साम्राज्य को जो चीन से जाने वाला रेशम मार्ग था उसके चलते, यानी व्यापार, कृषि और उद्योग तीनों को सहूलियत थी। इसी कारण से ये गुप्त वंश जो है इस क्षेत्र में फला फूला। संक्षेप में यही बात है। और कालांतर में इसका विस्तार कहते हैं अनुगंगा, प्रयाग, साकेत और मगध, इन क्षेत्रों पे हुआ। अनुगंगा किसे कहते हैं? अनुगंगा मध्य गंगा के मैदान को कहते हैं। अनुगंगा मतलब मिडिल गंगा प्लेन, इंग्लिश में कहेंगे आप मिडिल गंगा प्लेन, या और अच्छी इंग्लिश में मिडिल गंजाटिक प्लेन है, मिडिल गंजाटिक प्लेन, ये अनुगंगा कहलाता है। अनुगंगा ये अयोध्या वाला आपका जो है ये पूरा साकेत, और ये प्रयाग और मगध, ये कालांतर में ये इनका बड़ा क्षेत्र हो गया। और अब हम थोड़ा सा समझ लें कि इसके मुख्य शासक कौन कौन से थे। तो अगर हम प्रभावती गुप्त का जो ताम्रपत्र मिला है अगर उसको ही माने, तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है ये श्रीगुप्त जी थे। श्रीगुप्त थे इसके संस्थापक। और श्रीगुप्त का समय कितना है? 240 से 280 एडी। और इसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच का नाम आपने सुना होगा महाभारत में, जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। अच्छा, घटोत्कच भी लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कम से कम एक आदमी का नाम मैंने कागज में और एक को बुलाते हुए सुना, ए घटोत्कच। तो कुछ लोग अभी घटोत्कच नाम भी रखते हैं, भले ही हिडिंबा राक्षसी रही हो, लेकिन घटोत्कच नाम श्रवण और कागज में दर्शन दोनों मैंने किया है। तो श्रीगुप्त के बाद इनके पुत्र घटोत्कच हुए। घटोत्कच के बाद राजा कौन हुए? आप सब जानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, गुप्त वंश का रियल फाउंडर कहा जाता है। बताया कि प्रभावती के ताम्रपत्र की अगर माने तो गुप्त वंश के संस्थापक फाउंडर श्रीगुप्त थे। उसके बाद इनके बेटे घटोत्कच हुए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि समुद्रगुप्त हुए। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए रामगुप्त हुए हैं। रामगुप्त के बाद छठा आपके कौन हुए? समुद्रगुप्त हुए, रामगुप्त हुए। रामगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपके कुमारगुप्त हुए। कुमारगुप्त के बाद आपके स्कंदगुप्त हुए।
अगर इनका समय आप देखेंगे तो सिरगुप्त 240 से 280, घटोत्कच 280 एडी से लेकर 319 एडी तक, चंद्रगुप्त प्रथम आप जानते हैं कि इन्होंने गुप्त संवत 319 एडी से लेकर के 334 तक, समुद्रगुप्त 335 से 380 तक, रामगुप्त कुछ महीने रहे 380 में, और चंद्रगुप्त द्वितीय आपको मालूम है कि 380 से लेकर के ये 412 तक, और कुमारगुप्त जो है 415 तक, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415, कुमारगुप्त जो है 415 से लेकर के 455 तक, और समुद्रगुप्त जो है 455 से लेकर के 467 तक। ये संक्षेप में है, इसको आप किताब से देख लीजिएगा। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि ये श्रीगुप्त 240 से 280 तक, घटोत्कच 280 से 319, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334, समुद्रगुप्त ये 380 तक, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में रामगुप्त बड़े थोड़े समय के लिए रहे हैं, महीनों में रहे, साल में नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर के 412 तक, और उसके बाद कुमारगुप्त हुए, कुमारगुप्त के बाद अस्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 तक, और अस्कंदगुप्त के बाद जो शासक हुए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम परवर्ती गुप्त शासक कहते हैं। परवर्ती गुप्त शासक, कभी एग्जाम में आ जाए कि परवर्ती गुप्त शासक थे, समुद्रगुप्त के बाद, कुमारगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद, स्कंदगुप्त के बाद, तो याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त के बाद के शासकों को परवर्ती गुप्त शासक कहते हैं। इसमें 6-7 शासक हुए हैं, और लास्ट में अंतिम गुप्त वंश का शासक जो था वो कौन थे, ये विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त कौन थे, जगह बची नहीं, यहां लिख दूं, अंतिम शासक इनके जो थे गुप्त वंश के, ये विष्णुगुप्त थे। वही नाम है जो चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त, कंफ्यूज नहीं होने का। ये विष्णुगुप्त थे, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, और 550 एडी में गुप्त वंश का अंत हो गया, 550, ठीक है। तो ऐसे कहें आप तो 240 एडी से लेकर के 550 एडी तक ये गुप्त वंश था। आइए अब गुप्त काल के राजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर ली जाए। तो गुप्त काल के संस्थापक श्रीगुप्त भले ही थे, लेकिन इसके रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मुख्य बातें, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह जो है लिच्छवी की राजकुमारी जिनका नाम कुमार देवी था उनसे किया। ऐसा करने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, क्योंकि गुप्त जानते हैं आप, ये गुप्त लोग वैसे थे, और उन्होंने अपने से ऊंचे वर्ण क्षत्रिय में विवाह किया। उस विवाह के कारण इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, और राज्य प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विवाह का संपन्न किया जाना कोई नई बात नहीं थी। और एक महत्वपूर्ण घटना कि जिस तरीके से शक संवत विक्रम संवत की बात की थी, तरीके से 319 में गुप्त संवत, 319 एडी में गुप्त संवत का प्रवर्तन किया गया। दो महत्वपूर्ण बात, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया 319 में, जब इन्होंने राजारोहण किया, सिंहासन प्राप्त किया, उसे गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है 319 में। रजत मुद्रा का प्रारंभ, चांदी की मुद्रा का प्रारंभ भी, ये लिख दूं थोड़ा सा याद रहेगा, चांदी मुद्रा का भी इन्होंने काफी मात्रा में चलवाई। इनका साम्राज्य साकेत, प्रयाग और मगध के आसपास फैला हुआ था। इनके पिताजी ने और इनके दादाजी ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ये लोग महाराजा थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज थे। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी चंद्रगुप्त प्रथम के समय की, कि चांदी की मुद्रा चलाया, 319 एडी में गुप्त संवत का प्रवर्तन किया। ये प्रथम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। लिच्छवी राजकुमारी से इन्होंने कुमारी देवी से विवाह किया, जिससे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। और इनके बेटे समुद्रगुप्त इनके बाद जो है राजा हुए। समुद्रगुप्त ये तो 15-16 साल ही शासन किए थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने 335 से लेकर 380 तक 45 वर्ष तक शासन किया। और समुद्रगुप्त एक बड़े महान शासक थे, ये विस्तारवादी थे, ये अशोक की तरीके से शांतिप्रिय नहीं थे,
अशोक ने कलिंगा वार के बाद आपको पता है कि अहिंसा और अनाक्रमण की नीति चलाई, लेकिन समुद्रगुप्त जो है धूम धड़ाका वाले आदमी थे, मारो काटो है, और इनको जो है क्या कहते हैं कि मारकाट काफ़ी पसंद थी। और अगर आप प्रयाग प्रशस्त इनका पढ़ेंगे, इनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम हरिसेन था, कहीं कहीं हिंदी में हरिसेना लिखता है, तो हरिसेन जी ने जो प्रयाग प्रशस्त लिखी है, प्रशस्त का मतलब स्तुति, जो प्रयाग प्रशस्त उसी जो अशोक का अभिलेख है उसी के ऊपर ही लिखा गया है। जो प्रयाग में अशोक का अभिलेख है उसी के ऊपर इसको उत्कीर्ण किया गया है। तो हरिसेन ने बताया कि ये जनाब इतने युद्ध लड़े लेकिन कभी ये पराजित नहीं हुए। हरिसेन के हिसाब से प्रयाग प्रशस्त में इस बात का वर्णन है कि ये कभी पराजित नहीं हुए, और इन्हें अपने युद्ध कौशल और बहादुरी के कारण से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। और भारत का नेपोलियन याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कहा गया, और किसने कहा? वी स्मिथ साहब ने कहा। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ब्रिटिश इतिहासकार इन्होंने कहा कि ये कभी इनको इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा। और प्रयाग प्रशस्त में इस बात का भी वर्णन है, हरिसेन ने वर्णन किया है कि समुद्रगुप्त ने अपने विजित प्रदेशों को का जो नाम दिया है उसको 5 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह वो था गंगा जमुना का द्वार क्षेत्र, जिसको उन्होंने जीत करके मिला लिया, और दूसरा पूर्वी हिमालय और जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उसको उन्होंने आक्रमण किया, उनको रौंद दिया, कुचल दिया। तीसरा जो समूह था वो विंध्य पर्वत के क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो जंगल क्षेत्र था, उसको उन्होंने अपने अधीन कर लिया। और एक चौथा समूह था, वो कांची तक गए और उन्होंने पल्लवों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश किया। और पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के जो 12 राजा थे उनको भी उन्होंने पराजित किया, लेकिन पराजित करके छोड़ दिया, कहा बस ठीक से रहो, हमारे अधीन हो। ठीक, यहाँ उन्होंने कांची में या दक्षिण भारत, दक्कन और दक्षिण भारत के जो 12-13 राज्य थे, 12 राज्य बताए जाते हैं, उन पे उन्होंने विजय किया। विजय करने के बाद उन्हें छोड़ दिया, कहा कि अब कायदे से अपना हमारे अधीन हो। यानी वहाँ भी उन्होंने अपनी विजय की पताका लहराई। और एक 5वां समूह था, शक और कुषाणों का नाम आता है, जो अफगानिस्तान में शासन करते थे, उनको भी उन्होंने वहाँ से खदेड़ दिया। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया, और ये बड़े आक्रामक व्यक्ति थे। और एक और महत्वपूर्ण घटना इनके समय में कहा जाता है कि वो इनके समय में श्रीलंका के राजा थे, क्या नाम था उनका, मेघवर्मन। उन्होंने जो है, उनकी इच्छा थी कि गया में एक मंदिर बनवाया जाए भगवान बुद्ध का। तो मंदिर बनवाने के लिए जरूरी था, वो अपने पैसे से बनवाना चाहते थे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। तो मंदिर बनवाने के लिए वो चाहते थे कि भाई बिना समुद्रगुप्त की अनुमति कैसे होगा, तो उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति के लिए एक दूत भेजा। ये संक्षिप्त बात है समुद्रगुप्त के बारे में। एक और बात ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। दौहित्र का मतलब जानते हैं क्या होता है? दौहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा, यानी नाती, यानी लिच्छवी का नाती। ये देखिए बताया ना कि समुद्रगुप्त की जो ये इनकी मम्मी थी, ये चंद्रगुप्त ने जो विवाह किया था ना कुमार देवी से, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, तो लिच्छवी नाना हुए। उनकी पुत्री कुमार देवी उनकी मम्मी हुई है, यानी वो हुई लिच्छवी की बेटी कुमार देवी का बेटा समुद्रगुप्त, ये नाती हुए, दौहित्र हुए, तो लिच्छवी दौहित्र। ये देखिए होता है वैश्य का विवाह जब क्षत्रिय में हुआ तो अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। ये संक्षेप में समुद्रगुप्त की बातें। और समुद्रगुप्त के बाद राजा हुए रामगुप्त जो है 380 AD में, ये बड़े कमजोर शासक थे। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त हुए, ये बड़े कमजोर शासक थे। और इन्होंने जब शकों ने आक्रमण किया तो इन्होंने सरेंडर बोल दिया, रामगुप्त ने। और बाद में जो ये जो समुद्रगुप्त के जो छोटे बेटे थे, कनिष्ठ पुत्र थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय आगे आए और इन्होंने जो है इनको हटाया, इनको सत्ता से रामगुप्त को हटा करके समुद्रगुप्त के छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, बड़े महान शासक हुए। इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अभी आगे पढ़ते हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है, इन्होंने जो है फिर से शकों को पराजित किया। रामगुप्त ने तो शकों के आगे समर्पण कर दिया था, लेकिन बताया समुद्रगुप्त के छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको सिंहासन से हटाया, कहा हट बे, और जो है
समुद्रगुप्त और ये रामगुप्त ने कैसे हूणों के समक्ष समर्पण किया और कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन का अधिग्रहण किया, इसकी कथा अगर आपको जाननी है तो आप हर्षचरित पढ़ डालिए बाणभट्ट का, या आप जो है काव्य मीमांसा पढ़ डालिए राजशेखर की, उसमें आपको ये वर्णन मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है ये क्या कहते हैं कि हाँ रामगुप्त ने शकों के सम्मुख समर्पण किया और समुद्रगुप्त के कनिष्ठ बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, उन्होंने सिंहासन का अधिग्रहण किया। और अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पे पहुंचा, क्लाइमेक्स पे पहुंचा, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दोनों नीतियां अपनाई, एक तो वैवाहिक संबंध और दूसरा विजय, दोनों का उन्होंने माध्यम बनाया। और अपनी बेटी प्रभावती का विवाह उन्होंने वाकाटक वंश के राजा रुद्र, क्या नाम था, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय थे, रुद्रसेन द्वितीय से उन्होंने विवाह किया। ये ब्राह्मण थे, वाकाटक वंश ब्राह्मण था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह ब्राह्मण खानदान में किया, ब्राह्मण कुल में किया, वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से, और इसके कारण इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। और वो ये इनके दामाद चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी प्रभावती के पति बहुत कम उम्र में ही दिवंगत हो गए, तो उनका जो अल्पायु जो छोटा बच्चा था उसे राजा बना दिया गया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावती जो है वो रानी हो गई, राज सिंहासन संभालने लगी। क्योंकि उत्तराधिकार जो है वाकाटक वंश के जो राजा थे, प्रभावती के पति थे, उनको मिला, तो शासिका एक तरीके से वही हो गई वाकाटक वंश की। इसका फायदा चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी बेटी प्रभावती जो थी वो पिता से प्रभावित थी, उनके अवलोकनों से पता चलता है कि वो सारे कार्य पिता के हित में किया करती थी। उसका परिणाम ये हुआ कि प्रभावती देवी के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी के माध्यम से वाकाटक वंश पे भी शासन किया, ये देखिए फायदा था। और इन्होंने अपनी द्वितीय राजधानी मालवा के पास उज्जैन बनाया। एक बात और कुतुब मीनार में सुना होगा आपने, कुतुब मीनार के पास जो एक आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, उसमें जो चंद्र नामक लिखा हुआ है उसकी पहचान जो है, या चंद्र नामक जिस राजा के शौर्य का कीर्ति का वर्णन किया गया है, ऐसा बताया जाता है कि वह कोई और नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। हालांकि यह लेख इतिहास का कई इतिहासकार इसे अतिरंजित बताते हैं कि ये इसमें कल्पना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो चंद्र है उसका साम्य अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ बैठावें तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमोत्तर और बंगाल तक शासन किया। और ये देखें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो ये स्वर्णकाल है इतिहास का। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण के पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 57 BC में, 57 BC में उज्जैन के एक शासक हुआ करते थे जिन्होंने शक क्षत्रप को खदेड़ा था, उन पर विजय हासिल करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तब से कोई भी राजा शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता रहा, और ये 7वीं शताब्दी तक जारी रहा। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण की। और चीनी यात्री फाहियान भी चंद्रगुप्त के समय ही आए थे। इन्होंने भारत के जनजीवन के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है जिससे कि हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। और ये भी आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 9 रत्न। और ये जेम्स कौन कौन थे? हरिसेन थे, अभी जो आपने सुना, कवि थे। वाराहमिहिर थे, खगोल विद्या के जानकार। तो हरिसेन, वाराहमिहिर, वरुरुचि व्याकरण से संबंधित है, धन्वंतरी चिकित्सा से, छपड़क ज्योतिष से। कितने हो गए? हरिसेन 1 और आपके वाराहमिहिर 2, वरुरुचि 3, धन्वंतरी 4, छपड़क 5। छपड़क ज्योतिष, धन्वंतरी आप जानते हैं चिकित्सा, वरुरुचि व्याकरण। और ये 5 हो गए। और 6वां कालिदास का नाम आप सब जानते हैं, 6वां कालिदास। 7वां अमर कोश वाले अमर सिंह, ठीक। 8वां का शंकु वास्तुकला, ठीक। और 9वां बेताल भट्ट। बेताल भट्ट का नाम सुना है आपने? बेताल भट्ट, इनका फील्ड क्या था? जादू मंत्र वाले, ठीक। तो 9 रत्नों की बात आएगी तो गिना लेंगे। हरिसेन क्या? कवि, वाराहमिहिर खगोल शास्त्र, वरुरुचि व्याकरण, धन्वंतरी चिकित्सा, छपड़क
ज्योतिष, कालिदास, संस्कृत साहित्य, अमर सिंह व्याकरण से संबंधित थे, शब्दकोश से, शंकु वास्तुकला, बेताल भट्ट जादू, ये नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। ये संक्षेप में बात हो गई। और इनके चंद्रगुप्त के बाद इनके बेटे कुमारगुप्त राजा बने। कुमारगुप्त बाद में एक और हुए हैं, इसलिए कुमारगुप्त प्रथम डिनोट किया जाता है इनको। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की कुमारगुप्त ने, और कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ के आकार की मुद्राएं भी चलाई। और इनके समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख मिलते हैं, कुल 18 अभिलेख मिलते हैं इनके समय। और गुप्तकालीन मुद्राओं में जो मयूर मुद्रा है वो इन्हीं के समय मिलती है। और बयाना में जो राजस्थान में जो गुप्त मुद्राओं का भंडार मिला है वो इन्हीं के समय में, के अंतिम समय में जो है पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, जिसका अभिलेख जो है भीतरी, जिसका वर्णन भीतरी अभिलेख में मिलता। और कुमारगुप्त को आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय बना? कुमारगुप्त का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक जल घड़ी हुआ करती थी जो समय का मापन करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के समय का है। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय एक जल घड़ी हुआ करती थी जो समय का मापन करती थी। और बताया जाता है कि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आज जैसे बड़ी कठिन प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। ये संक्षेप में बात हो गई। स्कंद गुप्त की जहाँ तक बात है, कुमारगुप्त के मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त राजा बने। स्कंद गुप्त की जहाँ तक बात है, स्कंद गुप्त के समय सबसे पहले हुरों का आक्रमण हुआ। हुरों का आक्रमण सबसे पहली बार 458 ईस्वी में हुआ। और अगर हम भीतरी और जूनागढ़ के अभिलेखों को माने तो इन्होंने 4 तरफ के शत्रुओं से मोर्चा लिया। पहला तो उत्तराधिकार संघर्ष की लड़ाई, जो अपदस्थ शासक थे उनका विद्रोह झेला, पुष्यमित्रों का संघर्ष झेला और हुरों का आक्रमण झेला। अभी स्कंद गुप्त तक इतना ही, इसके आगे फिर पढ़ते हैं। ओके, जय हिंद।